फैक्ट्री लगाने आए करोड़पति लड़के ने गरीब लड़की के साथ जो किया, सच्चाई जानकर पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है गोरखपुर के पास बसे छोटे से गांव रामपुरा की, जहां हरिनारायण कभी गांव के अच्छे किसानों में गिना जाता था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि कर्ज बढ़ता गया और उसे अपनी पूरी जमीन बेचनी पड़ी। अब उसके पास बस एक छोटा सा घर बचा था और उसी घर में उसकी एक ही बेटी काव्या रहती थी। काव्या बहुत सीधी, समझदार और मेहनती लड़की थी। वो अपने पिता की हालत देखकर हमेशा चुप रहती थी। उसे अपने सपनों से ज्यादा अपने पिता की चिंता रहती थी। गांव में काव्या की उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन काव्या की शादी अभी तक नहीं हुई थी। कारण सिर्फ एक था, कर्ज। कई बार रिश्ते आए, लेकिन कोई रिश्ता ठीक नहीं होता था। कभी कोई ऐसा आदमी होता जिसकी पहले से शादी हो चुकी होती, कभी कोई उम्र में बहुत बड़ा होता, तो कभी कोई सिर्फ लालच में रिश्ता करता। हरिनारायण अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए हर बार वह ऐसे रिश्तों को मना कर देता था। गांव में कुछ लोग उसके इस फैसले की तारीफ करते थे, लेकिन कई लोग बातें भी बनाते थे। कोई कहता, इतना कर्ज है फिर भी नखरे दिखा रहा है। काव्या ये सब सुनती तो थी, लेकिन कभी कुछ बोलती नहीं थी। उधर शहर मुंबई में एक आदमी रहता था जिसका नाम आदित्य मेहरा था। आदित्य देश के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाता था। उसके पास कई कंपनियां थी। वह करोड़ों का कारोबार संभालता था और मुंबई में उसका एक बड़ा सा बंगला था। लेकिन उसकी जिंदगी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। एक दिन आदित्य अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम देख रहा था। तभी उसका मैनेजर राकेश उसके केबिन में आया। सर, अगर आप इजाजत दे तो एक बात कहनी थी, राकेश ने धीरे से कहा। आदित्य ने लैपटॉप से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ राकेश, बोलो क्या बात है। राकेश बोला, सर हमारी कंपनियां तो काफी अच्छी चल रही हैं, लेकिन अगर हम एक और नई फैक्ट्री खोल दें तो हमारा काम और बढ़ सकता है। आदित्य कुछ पल तक चुप रहा। वो सोचने लगा। फिर उसने कुर्सी से थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, फैक्ट्री तो खोल सकते हैं, लेकिन इस बार एक शर्त होगी। राकेश हैरानी से बोला, कैसी शर्त सर? आदित्य ने धीरे धीरे कहा, इस बार फैक्ट्री किसी बड़े शहर में नहीं बनेगी, इसे किसी गांव के पास बनाया जाएगा। राकेश को यह बात थोड़ी अजीब लगी। गांव में? उसने पूछा। आदित्य मुस्कुराया, हां, गांव में। वहां के लोगों को भी काम मिलना चाहिए। अगर हमारी कंपनी से किसी गांव के लोगों की जिंदगी सुधर सकती है तो इससे अच्छा क्या होगा? राकेश को अपने मालिक की सोच पर गर्व हुआ। ठीक है सर, उसने कहा, मैं कुछ गांवों की जमीन के बारे में जानकारी निकलवाता हूं। लेकिन तभी आदित्य ने कहा, नहीं राकेश, गांव मैं बताऊंगा। राकेश चौंक गया। सर, आपको पहले से कोई गांव पता है? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक गांव है, नाम है रामपुरा। राकेश ने तुरंत नोट कर लिया। ठीक है सर, मैं वहां की जमीन के बारे में पता करता हूं। अगले ही दिन राकेश ने अपने लोगों को भेजकर रामपुरा गांव के आसपास की जमीन की जानकारी निकलवाई। कुछ दिनों बाद वो वापस आदित्य के पास आया। सर, वहां काफी बंजर जमीन खाली पड़ी है। अगर हम चाहें तो आसानी से फैक्ट्री के लिए जमीन मिल सकती है। ये सुनकर आदित्य कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद तैर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं खुद वहां जाऊंगा। राकेश थोड़ा हैरान हुआ। सर आप खुद? आदित्य बोला, हाँ, इस बार मैं खुद सब देखना चाहता हूं। 2 दिन बाद आदित्य अपनी कार से रामपुरा गांव के लिए निकल पड़ा। कई घंटे का सफर तय करने के बाद जब वह गांव पहुंचा तो चारों तरफ सादगी ही सादगी थी। कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर और खेतों में काम करते लोग। गांव के सरपंच गोपाल सिंह को जब पता चला कि शहर का बड़ा उद्योगपति उनके गांव आया है, तो वो तुरंत उससे मिलने पहुंच गए।
उन्होंने आदित्य का बहुत सम्मान से स्वागत किया। बेटा, अगर सच में यहां फैक्ट्री खुल गई तो हमारे गांव के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, गोपाल सिंह ने कहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने जमीन देखी और उसे वह जगह पसंद भी आ गई। इसके बाद गोपाल सिंह उसे अपने घर चाय पीने के लिए ले गए। चाय पीते पीते आदित्य अचानक एक सवाल पूछ बैठा। सरपंच जी, यहां एक आदमी रहता है क्या? हरिनारायण नाम का? गोपाल सिंह थोड़ा चौंके। हाँ, रहता तो है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है, आदित्य ने पूछा। क्या हुआ उसे? गोपाल सिंह ने गहरी सांस ली। कर्ज में डूबा हुआ है, खेती से कुछ मिलता नहीं, जमीन भी आधी बिक गई। घर में उसकी एक बेटी है, काव्या। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। गोपाल सिंह आगे बोले, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही। अच्छे रिश्ते आते ही नहीं। आदित्य ने कुछ पल सोचा, फिर उसने धीरे से कहा, क्या आप मुझे उसके घर ले चलेंगे? गोपाल सिंह ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। दोनों उठे और थोड़ी देर में हरिनारायण के छोटे से घर के सामने पहुंच गए। घर की हालत देखकर साफ पता चलता था कि परिवार मुश्किल में है। गोपाल सिंह ने आवाज लगाई, अरे हरिनारायण, बाहर आओ। अंदर से एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। गोपाल सिंह ने कहा, ये आदित्य जी हैं, हमारे गांव में फैक्ट्री लगाने आए हैं। हरिनारायण ने आदर से हाथ जोड़ दिए। तभी आदित्य ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हरिनारायण बोला, कहिए बेटा, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। मैं आपकी बेटी काव्या से शादी करना चाहता हूं। ये सुनते ही हरिनारायण और गोपाल सिंह दोनों एकदम चौंक गए। कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। गोपाल सिंह ने हैरानी से कहा, बेटा, तुम इतना बड़ा आदमी हो, फिर भी? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले काव्या को बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद काव्या बाहर आई। जब उसके पिता ने उसे बताया कि यह आदमी उससे शादी करना चाहता है, तो उसने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन उसी समय आदित्य ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला और धीरे से काव्या के हाथ में रख दिया। फिर उसने कहा, मेरा नाम आदित्य है। जैसे ही काव्या ने वह कागज देखा और ये नाम सुना, उसकी आंखें अचानक भर आई। कुछ पल तक वो कागज को देखती रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, अगर ये मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ये कहकर वो आंसू छिपाते हुए अंदर चली गई। ये देखकर हरिनारायण और गोपाल सिंह दोनों पूरी तरह हैरान रह गए। गोपाल सिंह ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आखिर इस कागज में ऐसा क्या है जिसे देखते ही काव्या ने अपना फैसला बदल दिया? आदित्य कुछ पल तक उस घर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको 15 साल पीछे जाना होगा। उसकी आंखों में जैसे पुराने दिनों की यादें तैर रही थी। हरिनारायण और सरपंच गोपाल सिंह दोनों चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि इस कहानी के पीछे कोई गहरी बात जरूर छिपी है। आदित्य ने थोड़ी देर तक चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। आज से करीब 15 साल पहले मैं एक बिल्कुल अकेला लड़का था। आदित्य बोला, मेरे पास ना घर था, ना परिवार और ना ही कोई सहारा। ये कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसने बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिता पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद उसकी मां ही उसका सहारा थी। मां मजदूरी करके जैसे तैसे उसका पेट भरती थी। एक दिन उसकी मां उसे साथ लेकर एक दूसरे शहर में काम की तलाश में जा रही थी। रास्ते में अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी मां को टक्कर मार दी। उस दिन आदित्य की पूरी दुनिया उजड़ गई। कुछ ही पलों में उसकी मां ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उस हादसे के बाद आदित्य पूरी तरह अकेला रह गया। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इतनी कम उम्र में उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और ना ही खाने के लिए कोई इंतजाम।
कई दिनों तक वो सड़कों पर भटकता रहा। कभी किसी दुकान के बाहर बैठ जाता, कभी किसी मंदिर के पास रात गुजार लेता। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसने देखा कि कुछ बच्चे कंधे पर बोरा लेकर शहर की गलियों में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, फिर उस कबाड़ को एक दुकानदार को बेच देते हैं और बदले में थोड़े पैसे मिल जाते हैं। आदित्य ने भी वही काम शुरू कर दिया। सुबह होते ही वो एक पुराना बोरा लेकर निकल पड़ता और पूरे दिन गलियों में घूम घूम कर प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े और खाली बोतलें इकट्ठा करता। शाम को वह सब एक कबाड़ी को दे देता और बदले में उसे कुछ रुपए मिल जाते। उन्हीं पैसों से वो अपना पेट भरता था। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। जिंदगी बस किसी तरह चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी। कई बार रात को वह चुपचाप बैठकर रो भी लिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जिस कबाड़ी को वो कबाड़ देता था, उसके घर में शादी थी। उस आदमी ने सब बच्चों से कह दिया कि आज कबाड़ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुकान बंद रहेगी। यह बात सुनकर बाकी बच्चे तो खुश हो गए, लेकिन आदित्य के चेहरे पर चिंता छा गई। उस दिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था। अगर वह काम नहीं करेगा तो खाना कैसे खाएगा? वह पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। भूख धीरे धीरे उसे कमजोर कर रही थी। आखिर थककर वह एक सरकारी स्कूल के बाहर आकर बैठ गया। स्कूल के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे चबूतरा बना हुआ था। आदित्य वहीं बैठ गया। उसका मन पढ़ने वाले बच्चों को देखकर भर आया। वह सोचने लगा कि काश उसकी जिंदगी भी ऐसी होती। काश वह भी स्कूल जाता, किताबें पढ़ता और एक सामान्य बच्चे की तरह जी पाता। तभी स्कूल की घंटी बजी और लंच का समय हो गया। बच्चे स्कूल से बाहर निकलने लगे। कुछ बच्चे अपने टिफिन खोलकर खाने लगे और कुछ पास की रेहड़ी से फल की चाट खरीद रहे थे। आदित्य दूर बैठा ये सब देख रहा था। भूख के कारण उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो बस चुपचाप सबको देख रहा था। उसी समय स्कूल से एक लड़की बाहर आई। वह बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम था काव्या। काव्या धीरे धीरे चलते हुए उसी पेड़ के पास आ गई जहां आदित्य बैठा था। उसने देखा कि एक दुबला पतला लड़का चुपचाप नीचे बैठा है और बाकी बच्चों को देख रहा है। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। काव्या ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। आदित्य को लगा कि शायद वह उसे वहां से भगा देगी, इसलिए वह जल्दी से उठने लगा। लेकिन तभी काव्या ने अपने पीछे छुपाया हुआ टिफिन आगे कर दिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? आदित्य चौंक गया। उसने पहली बार किसी अनजान इंसान को इतनी अपनापन भरी आवाज में बात करते सुना था। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। काव्या मुस्कुराई और बोली, डरो मत, ये खाना मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूं। इतना कहकर वो उसी चबूतरे पर बैठ गई और टिफिन खोल दिया। उसमें घर का बना सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना था। कुछ पल बाद आदित्य भी धीरे धीरे बैठ गया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस दिन शायद कई दिनों बाद आदित्य का पेट ठीक से भरा था। खाना खत्म होने के बाद काव्या ने उससे उसका नाम पूछा। आदित्य ने धीरे से अपना नाम बताया और अपनी पूरी कहानी भी बता दी। काव्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में सहानुभूति साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन के बाद काव्या ने उससे एक बात कही जो आदित्य की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम्हें भूख लगे तो रोज इसी समय यहां आ जाना। मैं अपना खाना तुम्हारे साथ बांट लिया करूंगी। उस दिन के बाद आदित्य रोज उस स्कूल के बाहर आने लगा। काव्या रोज उससे मिलती और दोनों साथ बैठकर खाना खाते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मासूम दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन आदित्य ने देखा कि काव्या बहुत उदास थी। वो पहले की तरह हंस नहीं रही थी। आदित्य ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम आज इतनी चुप क्यों हो?
काव्या ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जब वह आई तो उसके हाथ में एक कागज था जिस पर उसने कुछ बनाया हुआ था। उसने वो कागज आदित्य को दिखाया। उस ड्राइंग में एक बड़ा सा सुंदर घर बना हुआ था और उस घर के सामने 2 बच्चे हाथ पकड़कर खड़े थे। आदित्य उस चित्र को ध्यान से देखने लगा और उसी समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा होने वाला था। खैर दोस्तों, उसने कागज को थोड़ा पास लाकर गौर से देखा। उस चित्र में एक बड़ा सा घर बना था। घर के सामने एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़कर खड़े थे। चित्र बिल्कुल बच्चों की तरह सादा था, लेकिन उसमें एक सपना साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और धीरे से पूछा, ये क्या बनाया है तुमने? काव्या कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ये मेरा सपना है। आदित्य ने फिर से चित्र की तरफ देखा और बोला, सपना? काव्या ने सिर हिलाया और बोली, ये घर मेरा सपना है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसने बताया कि पिछली रात उसने अपने माता पिता की बातें सुनी थी। उसकी मां कह रही थी कि घर बहुत पुराना हो गया है और उसकी मरम्मत करवानी चाहिए, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया था। काव्या ने कहा, पिताजी बोले कि पहले ही बहुत कर्ज है, अब और कर्ज नहीं ले सकते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हमारा घर बहुत छोटा है और उसमें हम सब जैसे तैसे रहते हैं। पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कर्ज खत्म ही नहीं होता। आदित्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ वही नहीं था जो मुश्किलों से गुजर रहा था। काव्या भी अपने परिवार की परेशानियों को महसूस कर रही थी। काव्या ने उस चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि एक दिन हमारा भी ऐसा बड़ा घर हो, जिसमें पिताजी को किसी चीज की चिंता न हो। उसकी यह बात सुनकर आदित्य कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने वह कागज अपने हाथ में लिया और अचानक उसे बीच से 2 हिस्सों में फाड़ दिया। काव्या ये देखकर चौंक गई। वह जल्दी से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उस चित्र का एक हिस्सा काव्या को वापस दे दिया और दूसरा हिस्सा अपने पास रख लिया। फिर उसने कहा, अब ये वादा रहेगा। काव्या ने हैरानी से पूछा, कैसा वादा? आदित्य ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं अभी यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक दिन बड़ा आदमी बनकर वापस आऊंगा। उस दिन हम ऐसा ही घर बनाएंगे जैसा तुमने इस चित्र में बनाया है। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पता था कि ये बात किसी कहानी जैसी लग रही है, लेकिन फिर भी उस पल उसे आदित्य की बात पर भरोसा हो गया था। उस दिन के बाद आदित्य वहां से चला गया। वह फिर कभी उस स्कूल के बाहर दिखाई नहीं दिया। काव्या कई दिनों तक उसी समय उस पेड़ के पास जाकर बैठती रही, लेकिन आदित्य वापस नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जिंदगी अपने रास्ते पर चलती रही। उधर आदित्य शहर छोड़कर मुंबई चला गया। वहां उसकी जिंदगी फिर से एक नए संघर्ष से शुरू हुई। शुरू में उसने कई छोटे मोटे काम किए, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी गोदाम में सामान उठाया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही बात रहती थी, उसे बड़ा आदमी बनना है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक सामाजिक संस्था से हुई जो अनाथ बच्चों की मदद करती थी। वहां उसे रहने की जगह मिली, अच्छे कपड़े मिले और पढ़ने का मौका भी मिला। आदित्य पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन हमेशा व्यापार की तरफ जाता था। वह समझ चुका था कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो उसे नौकरी से ज्यादा बड़ा सोचना होगा। पढ़ाई के साथ साथ वह छोटे छोटे काम करता रहा और धीरे धीरे व्यापार की बातें सीखता गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कबाड़ के काम से ही अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। पहले वह कंपनियों से कबाड़ खरीदता और उसे दूसरी जगह बेच देता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसका साथ दिया। कुछ सालों में उसका व्यापार काफी बड़ा हो गया। अब लोग उसे एक सफल व्यापारी के रूप में पहचानने लगे थे। समय के साथ उसने कई कंपनियां शुरू की और धीरे धीरे वह एक बड़ा उद्योगपति बन गया। लेकिन इतने सालों में भी वह एक बात कभी नहीं भूला था।
वो पुराना कागज का टुकड़ा। वो टुकड़ा हमेशा उसके पास सुरक्षित रखा रहता था। जब भी वो उसे देखता, उसे वो छोटा सा स्कूल, वो पीपल का पेड़ और काव्या की मुस्कान याद आ जाती थी। समय बीतते बीतते आदित्य की उम्र 30 साल हो चुकी थी। इतने सालों में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसके मन में कभी कभी ये ख्याल जरूर आता था कि शायद अब काव्या की शादी हो चुकी होगी। गांवों में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, यह सोचकर उसने कभी वापस जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके मैनेजर राकेश ने उससे कहा कि कंपनी को एक नई फैक्ट्री की जरूरत है। ये बात सुनते ही आदित्य के मन में अचानक एक विचार आया। उसे वही पुराना गांव याद आ गया, रामपुरा। उसने सोचा कि अगर वहां फैक्ट्री लगाई जाए तो गांव के लोगों को काम मिलेगा और शायद वह अपने पुराने वादे के करीब भी पहुंच सकेगा। इसी सोच के साथ उसने रामपुरा गांव का नाम सुझाया। जब जमीन की जानकारी मिल गई तो वो खुद वहां पहुंच गया और आज इतने सालों बाद वह उसी गांव में खड़ा था, उसी घर के सामने जहां काव्या रहती थी। आदित्य ने अपनी बात खत्म करते हुए धीरे से कहा, मैंने उस दिन जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए ही आज यहां आया हूं। उसकी ये बात सुनकर हरिनारायण और सरपंच गोपाल सिंह दोनों की आंखें नम हो गई। लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता था कि आगे गांव में क्या होने वाला था, क्योंकि यह खबर अब पूरे रामपुरा में आग की तरह फैलने वाली थी। इसीलिए कुछ ही घंटों में पूरे रामपुरा गांव में ये बात फैल गई कि शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति हरिनारायण की बेटी काव्या से शादी करना चाहता है। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। गांव के कई लोग हरिनारायण के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई खिड़की से झांक कर देख रहा था, कोई आंगन में खड़े होकर बातें कर रहा था। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे जब लोगों को आदित्य की पूरी कहानी पता चली कि वो वही लड़का है जिसे कभी काव्या ने स्कूल के बाहर खाना खिलाया था, तब सबकी सोच बदलने लगी। लोगों को पहली बार समझ आया कि इंसान की छोटी सी भलाई भी कितनी बड़ी बन सकती है। हरिनारायण अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आज के समय में लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन तुमने तो एक बचपन का वादा निभाने के लिए इतनी लंबी यात्रा तय कर ली। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, चाचा जी, उस दिन अगर काव्या मुझे खाना ना देती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रह पाता। उसने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया था, उसने मुझे उम्मीद दी थी। अंदर खड़ी काव्या ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने एक भूखे लड़के को अपना टिफिन दिया था। उस दिन उसने सिर्फ इंसानियत दिखाई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही छोटा सा काम एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तैयारी शुरू हो गई। पूरे रामपुरा गांव में खुशी का माहौल था। लोग खुद आगे बढ़कर मदद करने लगे। कोई सजावट कर रहा था, कोई खाने की व्यवस्था देख रहा था। शादी का दिन आया तो गांव में जैसे त्योहार सा माहौल था। हरिनारायण के छोटे से घर में रोशनी और खुशियां भर गई थी। जब आदित्य की बारात गांव में पहुंची तो लोगों ने उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। आदित्य ने इस शादी को बहुत सादगी से रखा। उसके लिए ये शादी दिखावे की नहीं थी, बल्कि एक वादा निभाने का दिन था। जब काव्या दुल्हन बनकर मंडप में आई तो उसकी आंखों में कई यादें थी। उसे वो स्कूल का दिन याद आ रहा था, वो पीपल का पेड़ याद आ रहा था, और वो छोटा सा टिफिन भी याद आ रहा था जिसे उसने कभी आदित्य के साथ बांटा था। शादी की रस्में पूरी हुई और दोनों एक नए रिश्ते में बंध गए। हरिनारायण की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। शादी के बाद आदित्य ने अपना दूसरा वादा भी निभाया। उसने रामपुरा गांव के पास अपनी फैक्ट्री बनवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के लोगों को वहां काम मिलने लगा। जो लोग पहले शहरों में मजदूरी करने जाते थे,
अब उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिलने लगा। कुछ ही समय में रामपुरा गांव की हालत बदलने लगी। लोगों की जिंदगी आसान होने लगी। हरिनारायण भी अब कर्ज के बोझ से धीरे धीरे बाहर आने लगा था। मुंबई में अपने घर की दीवार पर आदित्य ने उस पुराने कागज के दोनों टुकड़ों को फ्रेम करवाकर टांग दिया था। वही कागज जो कभी दो हिस्सों में बंट गया था, अब फिर से एक हो चुका था। और उसी दिन सबको समझ आ गया कि सच्ची नेकी और सच्चा वादा कभी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत सीधी है। जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारा छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर हम किसी से सच्चा वादा करते हैं तो उसे निभाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए। लेकिन अगर उस दिन काव्या ने एक अनजान लड़के को अपना खाना ना दिया होता तो क्या आदित्य की जिंदगी वैसे ही बदल पाती? और अगर आदित्य चाहता तो वो अपने बचपन का वो छोटा सा वादा भूल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या आज के समय में कोई इंसान इतने साल बाद भी अपना वादा निभाने लौटता है? और अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या सच में इतने साल बाद उस गांव में वापस आते? और अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या एक अनजान लड़के के साथ अपना खाना बांटते? आपको क्या लगता है, इस कहानी में असली महान काम किसने किया, काव्या ने या आदित्य ने? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी सोच किसी और की तकदीर बदल सकती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।